students, welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Friends, here we are discussing thermal power plant. So आज का जो हमारा टॉपिक है 13th लेक्चर है और टॉपिक है हमारा एश हैंडलिंग सिस्टम्स. फ्रेंड्स, आपको पता है, आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोल बर्न किया जाता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर बर्निंग द कोल. और जब भी आप कोल बर्न करेंगे तो ऐश जनरेट होगी, चाहे कितना ही गुड क्वालिटी आप कोल यूज़ कर लें या फेयर क्वालिटी और लोअर क्वालिटी का कोल आप यूज़ करें, ऐश तो जनरेट होगी ही होगी. सो आपको ऐश को रिमूव करने के लिए सिस्टम्स चाहिए. You need some systems to remove the ash. So what are the various functions of ash handling systems? So यहाँ पर दो फंक्शन है ash handling system के, that ये बॉयलर से ऐश को रिमूव कर सके, so removal of ash from the boiler. और दूसरा फंक्शन यहाँ पर इसका होता है कि it loading the ash on conveyor and delivered the same to dumping space from where it can be disposed. मीन्स कि देखिए बॉयलर से कि फर्नेस से तो ऐश को हटाना ही हटाना, तो एक फंक्शन है ही है. दूसरा फंक्शन ये है कि उसको जो भी वेरियस कन्वेयर्स आप यूज़ कर रहे हैं ऐश स्टोरेज या ऐश डंपिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए, वहाँ पर उस ऐश को लोड किया जा सके, जिससे कि डंपिंग स्टोरेज में डंपिंग स्पेस में उसको डंप कर दें और वहाँ से फिर फाइनली इसको यूज़ करने के लिए लेकर के जा सकें. सो ये दो इसके फंक्शन हैं. ठीक है. अब नेसेसिटी क्या है, क्यों चाहिए ऐश डिस्पोजेबल सिस्टम हमें? देखिए, एक तो क्या है कि ऐश को मैनुअली हैंडल नहीं कर सकते हम. क्यों नहीं कर सकते हैंडल मैनुअली? बिकॉज ऐश का जो नेचर है दैट इज़ डस्टी इन नेचर एंड वेरी इरिटेटिंग टू हैंडल. ऐश को हैंडल करना आसान नहीं है. कोई भी आदमी है, कोई भी मैन है, ही विल फील अनकम्फर्टेबल विद द डस्ट. ठीक है. दूसरा क्या है कि इट फॉर्म क्लिंकर बाय फ्यूजिंग. सो इसमें क्लिंकर प्रॉब्लम तो है ही है. इसके साथ साथ क्या, ऐश इज सो हॉट, सो क्वेंचिंग इज नेसेसरी. क्वेंचिंग का मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल ही हमने वाटर में डिप कर दिया, तो ऐश बहुत ज़्यादा गर्म होती है, सो इसका थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर लेते हैं. इसी कम करने के लिए हमें इसके सिस्टम ऐश डिस्पोजेबल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. इसके साथ साथ क्या है, जो ऐश है, ऐश की जो प्रॉपर्टी है, ये कन्वेयर के पार्ट्स को थोड़ा वियर एंड टीयर प्रॉपर्टी है इसकी. सो इट विल वियर द कन्वेयर पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद इट इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन. अगर स्टिक हो गई ऐश कोई बात नहीं, लेकिन अगर मोशन है, एक स्टेशनरी और ऐश मूव कर रही है, सो वियर एंड टीयर यहाँ पर थोड़ा सा घिसने लग जाएगा ये पार्ट. सो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है. इसके साथ साथ क्या है कि व्हेन इट गेट मिक्स्ड वेल विद वाटर, जब बहुत सारा वाटर आप इसमें ऐड कर देते हैं, सो इट प्रोड्यूस कोरोसिव एसिड्स. और एसिड्स आप जानते हैं कि एसिड्स फिर कितने डेंजरस होते हैं. सो इसलिए हमें यहाँ पर ऐश डिस्पोजल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. अब जो भी आप ऐश डिस्पोजेबल ऐश हैंडलिंग सिस्टम आप यूज़ करेंगे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमने लिखी हैं. लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऐश कैन बी रिमूव्ड एट हाई रेट. सो ज़्यादा ऐश को ये रिमूव कर सकें इन मिनिमम टाइम, ये रिक्वायरमेंट है. ठीक है. दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ऐश को, जो भी ऐश वहाँ पर कलेक्ट हो रही है बॉयलर फर्नेस में, उस ऐश को कन्वेयर सिस्टम पर लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐश हैंडलिंग सिस्टम की है. राइट. लोड करने के बाद उस ऐश को ऐश स्टोरेज सिस्टम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ऐश हैंडलिंग सिस्टम की है. ठीक है. इसके बाद जहां ऐश को स्टोर किया है वहां से डिस्पोज करना, ये भी जिम्मेदारी ऐश हैंडलिंग सिस्टम की ही दी गई है. इसके बाद क्या है कि ये जो ऐश हैंडलिंग सिस्टम है, ये कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंस होने चाहिए. क्यों होने चाहिए कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंस? मैंने आपको बताया कि ऐश का जो नेचर है वो वियर रेजिस्टेंस है, और अगर वियर होगी तो कोरोजन भी होगा. सो कोरोजन और वियर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर चाहिए. इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पर नॉइसलेस होना चाहिए, शोर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो ए रिक्वायरमेंट. इक्विपमेंट शुड बी एबल टू हैंडल क्लिंकर्स, डस्ट एक्सेट्रा स्मूथली. सो जो क्लिंकर प्रॉब्लम है, डस्ट प्रॉब्लम है, जो भी है, इसको आसानी से वो हैंडल कर सकें. और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसको हम सब चाहते हैं, हर कंडीशन में चाहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये जितना कम हो सके उतना कम हो. मींस इनिशियल कॉस्ट कम से कम हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी रनिंग कॉस्ट कम से कम हो, और अगर कभी ख़राब हो जाता है उसको मेंटेन करने की कॉस्ट, उसको रिपेयर करने की कॉस्ट, ये भी कम से कम होनी चाहिए.
ठीक है। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ऐश हैंडलिंग सिस्टम की। अब ऐश हैंडलिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं? सो एंटायर ऐश हैंडलिंग सिस्टम कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी। आप देखिए 4 ग्रुप्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। वन इज हाइड्रोलिक, अदर इज न्यूमेटिक, मैकेनिकल एंड स्टीम जेट। सो हाइड्रोलिक कैन बी ऑफ 2 टाइप, लो प्रेशर एज वेल एज हाई प्रेशर टाइप। 2 तरह के हाइड्रोलिक हो सकते हैं। अब देखिए लो प्रेशर भी हो सकते हैं और हाई प्रेशर भी हो सकते हैं। बाकी सभी की और की किसी की भी कोई कैटेगरी नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिक को डिस्कस करेंगे। ये देखिए हाइड्रोलिक में आपको मैंने बताया 2 तरह के हो सकते हैं, लो प्रेशर हो सकते हैं, हाई प्रेशर हो सकते हैं। सो दोनों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इन हाइड्रोलिक सिस्टम ऐश इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ वाटर विद ए हाई वेलोसिटी थ्रू ए चैनल एंड फाइनली डम्प्ड इन द सम्प, राइट। दिस ये होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक पाइपलाइन है जिसमें से हमको ऐश कैरी करनी है। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस डॉटेड लाइन आर द बॉयलर फर्नेसेस। बॉयलर है, बॉयलर फर्नेस है। सो फर्नेस से ऐश यहाँ पर सीधा यहाँ पर इस पाइप में आएगी, यहाँ पर आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगी। वाटर इज देयर, एक हाई वेलोसिटी वाटर यहाँ से क्रॉस करेगा, राइट। अब देखिए दीज आर द 2 पाइप्स और इन दोनों में से वाटर उस ऐश को लेकर के मूव करेगा। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को क्रॉस किया हुआ है। आप देखिए इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। सेम केस ऐश कैन मूव इन दिस पाथ और इन दिस पाथ। अब ये 2 क्यों किए हुए हैं हमने, और ये 2 ऐश सम्प हमने क्यों बनाई हुई हैं, राइट। ये 2 ऐश सम्प हमने इसलिए बनाई हुई कि एक बार में एक ऐश सम्प को ही यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं हम, देखिए कि एक बार लेट से हमने इसको यहाँ से हमने बंद कर दिया, इसको हमने वाल्व लगा करके क्लोज कर दिया। नाउ ऐश एंड वाटर फ्रॉम दीज बॉयलर्स, ऐश एंड वाटर फ्रॉम द दीज बॉयलर, दे कम थ्रू दिस पाथ एंड दिस पाथ। इसको भी हम क्लोज करके रखते हैं। इस ऐश के सम्प को पूरा फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। जब ये पूरा भर जाता है इसके बाद अल्टरनेट यानी सेकंड वाले को ओपन करते हैं यहाँ पर और इस ऐश सम्प को खाली करते हैं, यहाँ से ऐश को रिमूव करना शुरू करते हैं। सो अल्टरनेट यूज़ करते हैं 1 बाय 1। एक बार इसको यूज़ करेंगे, एक बार इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि रिपेयरिंग के लिए अगर कभी कहीं रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है या कोई प्रॉब्लम है तो भी उस केस में हमारे पास एक अल्टरनेट अवेलेबल है, राइट। इसके जो दूसरे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस डायग्राम इज द टॉप व्यू ऑफ इट। तो यहाँ पर आप देखिए 2 लाइन्स मैंने आपको दिखाई हैं, 2 लाइन्स हैं। सो ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं या एक लाइन ये देख रहे हैं, ये इसके पैरेलल में नंबर ऑफ बॉयलर्स हैं। सो नंबर ऑफ पाइपलाइंस हैं। दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू, यू कैन सी, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे हाई प्रेशर सिस्टम की। हाई प्रेशर सिस्टम आप देख सकते हैं। इन दिस हाई प्रेशर सिस्टम ये ज़्यादातर स्टोकर फायरिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए स्टोकर फायरिंग है, ये चेन ग्रेट और रोलर ग्रेड सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो सकता है। सो ऐश इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। अब देखिए ये जो ऐश पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन ऐश पार्टिकल्स को आपने क्या करना है, वाटर से हैवी कर देना है। सो वी आर यूजिंग हाई प्रेशर वाटर। आप देख सकते हैं हमने नोज़ल एम्प्लॉय किए हुए हैं और हाई प्रेशर वाटर यहाँ पर हमने यूज़ किया है। और हाई प्रेशर वाटर यूज़ होने से ये ऐश इसके कांटेक्ट में आते हैं वाटर के में, इट बिकम हैवी, और हैवी होकर के ये यहाँ पर एक ट्रफ में आ जाते हैं। इस ट्रफ में वाटर और ऐश को सेपरेट किया जाता है और यहाँ से ऐश को ले जाते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ, हाई कैपेसिटी एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर सुपर पावर प्लांट। सुपर पावर प्लांट्स कौन से होते हैं, द पावर प्लांट्स हुज कैपेसिटी इज हुज जनरेटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 1000 मेगावाट। और कोई ऐसा पावर प्लांट है जिसमें पावर जनरेशन कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ज़्यादा है, तो उस तरह के पावर प्लांट्स को हम सुपर पावर प्लांट्स कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर सुपर पावर प्लांट्स, मैंने लिखा हुआ है, राइट। क्लीन एंड डस्ट फ्री ऑपरेशंस, बिकॉज यहाँ पर डस्ट नहीं होगी, वी आर यूजिंग वाटर। सो डस्ट नहीं होगी क्योंकि ऐश जो है वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। इट विल मिक्स, इट विल बी हैवी, और हैवी होने के बाद ये फ्लाई ऐश में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, राइट। इट कैन हैंडल मोल्टन ऐश, नो वर्किंग पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद ऐश, तो मिनिमम इरोजन, यहाँ पर केवल वाटर यूज़ करते हैं। और इससे एक और एडवांटेज है कि अप टू 1 किलोमीटर
यू कैन से 1000 मीटर तक यहाँ पर इस ऐश को डिस्चार्ज कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइन। सो दिस इज एडिशनल एडवांटेज। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक आप इसको पाइपलाइन के थ्रू डिस्चार्ज कर सकते हैं। आपको कोई भी और डिवाइस और गैजेट्स या और कन्वेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बेल्ट कन्वेयर या कोई भी कन्वेयर यूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है। बट अगर डिसएडवांटेज की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि ऐश व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर इट फॉर्मेट कोरोसिव एसिड। सो ये ही यहाँ पर है कि ये वाटर के कांटेक्ट में आती है तो ये कोरोसिव एसिड बनाती है। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो वाटर चैनल एंड पंप मस्ट बी मेड वियर रेजिस्टेंस, क्योंकि ऐश का मैंने आपको बताया कि नेचर क्या है, इट इज़ रस्टी नेचर है। तो रस्टी नेचर है तो ये क्या होगा, वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा होती है। सो जो भी पंप आप यूज़ करेंगे, जो भी पाइपलाइन आप यूज़ करेंगे, उसको वियर रेजिस्टेंस मटेरियल से आपको बनाना है। सो इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेटिक एश हैंडलिंग सिस्टम की। न्यूमेटिक का मतलब होता है कंप्रेस्ड एयर। सो न्यूमेटिक एश हैंडलिंग सिस्टम जब आप यूज़ करेंगे तो आपको कंप्रेस्ड एयर की यहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, और या एयर एट हाई प्रेशर इसकी ज़रूरत होती है। सो दिस सिस्टम कैन हैंडल एब्रेसिव ऐश एज वेल एज फाइन डस्टी मटेरियल ऐश एज फ्लाई ऐश, सूट, ये सबको हैंडल कर सकता है। सो देखिए इन दिस केस ये एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के ऊपर बॉयलर्स हैं, राइट। बॉयलर यहाँ पर क्रशर्स लगाए हुए हैं, जो क्लिंकर प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लिए क्रशर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं कि जो ऐश है वो क्लिंकर की फॉर्म में यानी कि लंप की फॉर्म में या स्टोन की फॉर्म में ना हो। यहाँ एयर सप्लाई की जा रही है, आप देख सकते हैं। सो ये जो एयर है, ये एयर इस ऐश को अपने साथ लेकर के यहाँ पर जा रही है। अब आप देखिए, हियर वी आर यूजिंग प्राइमरी एयर ऐश सेपरेटर। ये प्राइमरी एयर ऐश सेपरेटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो मैक्सिमम जो एयर और ऐश है यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। जो यहाँ पर हम साइक्लोन यूज़ करते हैं, सो ड्यू टू साइज़ आप कह सकते हैं या ड्यू टू वेट कह सकते हैं कि जिनका वेट ज़्यादा है, जिनका साइज़ ज़्यादा है, उनका वेट ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का। सो जिन पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा है वो पार्टिकल्स यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। और आप देखिए नीचे हमने एक ट्रक यूज़ किया हुआ है इसको लेकर के जाने के लिए, और एयर को यहाँ से इस पाथ से रिमूव कर देते हैं। नाउ इसके भी चांसेस हैं कि कुछ ऐश पार्टिकल्स जिनका साइज़ बहुत कम है, वेट बहुत कम है, जिनका माइक्रोन्स में साइज़ है, वो एयर के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएं। ऐसा पॉसिबल है। सो अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हमने एक सेकेंडरी ऐश सेपरेटर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। सेकेंडरी ऐश सेपरेटर का भी वही फंक्शन है जो प्राइमरी सेपरेटर का है। हियर अगेन वी आर यूजिंग साइक्लोन सिस्टम। सो साइक्लोन सिस्टम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर यूज़ होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होने से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर रुक जाते हैं और एयर को यहाँ से बाहर कर देते हैं, और ऐश कंटेंट जो ऐश पार्टिकल वो यहाँ से वापस इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन बट स्टिल देयर में भी सम चांसेस कि अभी भी कुछ पार्टिकल्स उसके एयर के साथ चले जाएं। फ्लाई ऐश पार्टिकल्स, आप डस्ट कह सकते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया है, हियर वी आर यूजिंग ए फिल्टर। दिस इज़ अ फिल्टर यूज़ किया हमने, और इस फिल्टर से सारा फिल्टर करने के बाद एक पंप की हेल्प से इस एयर को बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देते हैं। सो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ न्यूमेट्रिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम। Now, if we are talking about advantage and disadvantage of pneumatic system, advantage में you can say this is dust free operation, no rehandling trouble, क्योंकि air आप use कर रहे हैं, every time we are taking fresh air from the air and every time we are discharging the air to the atmosphere, so recirculate करने की problem ही नहीं है। Dry ash handling system eliminate chances of ash freezing, sticking in the storage bin, and less installation cost per ton of the ash handle. So these are the 4 advantages of using pneumatic ash handling system. बट अगर मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की, न्यूमेटिक है मीन्स कंप्रेस्ड एयर और एयर अंडर हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, सो इट इज़ ऑलवेज नॉइसी इन ऑपरेशन, एंड बिकॉज वी आर यूजिंग हाई प्रेशर एयर, सो हाई मेंटेनेंस ड्यू टू वियरिंग ऑफ पाइपलाइन बाय द ऐश, क्योंकि जो ऐश है उसका नेचर है वियर, इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द पाइप। सो जैसे पाइप के कॉन्टैक्ट में आएगी इट विल ट्राई टू वियर द पाइप। सो या तो पाइप को आप वियर रेजिस्टेंस बनाइए या उसकी बार बार मेंटेनेंस करिए। सो दोनों में क्या होगा, कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम की। अब देखिए मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम क्या है, आप देख सकते हैं कि ये बॉयलर फर्नेस हैं, दीज आर द बॉयलर फर्नेस। ऐश
विल कम हियर सेटल डाउन, नीचे यहाँ पर ऐश आ रही है। वी आर यूजिंग ए बेल्ट कन्वेयर, एक देखिए बेल्ट कन्वेयर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम। और ये जो बेल्ट कन्वेयर है ये कंटिन्यूस एंडलेस बेल्ट है, रोलर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। सो ये बेल्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ से ऊपर वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगी। सो ऐश विल कम ऑन द बेल्ट, और ये देखिए ये बेल्ट इस तरफ मूव कर रही है, और जैसे ही ये बेल्ट यहाँ से टर्न करेगी ऐश विल कम, राइट। और ये बेल्ट वापस अपना फंक्शन पूरा करने के लिए फिर से चलेगी, बिकॉज दिस इज एंडलेस बेल्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बंकर है, दिस इज ऐश बंकर, और ऐश बंकर के नीचे एक वाल्व लगा करके ट्रक खड़ा किया हुआ है हमने कि सो दैट ट्रक में सीधा डायरेक्ट लोड किया और इसको हमने ऐश स्टोरेज सिस्टम तक हम इसको ले जा सकें, ठीक है। दिस इज मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम। अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम यहाँ पर बात करें, सो मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम में सबसे कम पावर कंजप्शन होती है, सो वेरी लेस पावर कंजप्शन इन मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम एंड कंटिन्यूस ऐश रिमूवल इज देयर। बट डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ, सो डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, जैसे कि दिस इज सूटेबल फॉर लो कैपेसिटी पावर प्लांट्स ओनली, जहाँ छोटे बॉयलर लगे हुए हैं उनके लिए तो ये सूटेबल है, जहाँ हाई कैपेसिटी और सुपर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। जो आप हम यहाँ पर इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बेल्ट कन्वेयर या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, लाइफ उनकी है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ईयर्स, सो लाइफ इज़ कंपेरेटिवली लेस, सो एवरी टाइम यू हैव टू रिप्लेस इट एंड यू हैव इट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट एज वेल एज टाइम, समटाइम पावर जनरेशन ऑपरेशन कैन बी स्टॉप ड्यू टू मेंटेनेंस पर्पज, सो दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेज। सो इसलिए मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम को वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर कम कैपेसिटी के बॉयलर्स, कम कैपेसिटी के पावर प्लांट्स वहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्टीम जेट सिस्टम की। इन स्टीम जेट सिस्टम स्टीम एट सफिशिएंट हाई वेलोसिटीज पास्ड थ्रू ए पाइप एंड ड्राई सॉलिड मटेरियल्स ऑफ कंसिडरेबल साइज आर कैरिड अलॉन्ग विद इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्टीम का यूज़ करते हैं। दिस सिस्टम कैन रिमूव इकोनॉमिकली द ऐश थ्रू ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, राइट, एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। पर अब इसके लिए स्टीम आएगी कहाँ से, दिस इज ए बिग क्वेश्चन, स्टीम कहाँ से आएगी, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, स्टीम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब देखिए स्टीम आने के हमारे पास पैसेज हैं। हम क्या करते हैं, बॉयलर में हमने क्या किया, बॉयलर में हम स्टीम को जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो बॉयलर से तो डायरेक्ट स्टीम को हम ले नहीं सकते, फिर स्टीम कहाँ से आएगी, स्टीम के देखिए या तो आप स्टीम को जो टरबाइन, मैंने आपको इनिशियली बताया था, अगर आपको याद हो कि भाई एक बॉयलर है और बॉयलर से स्टीम कहाँ जा रही है, एक टरबाइन में जा रही है, ये आपको याद होगा, ये मैंने बताया था, G4 जनरेटर। सो अब ये टरबाइन से हमने दिखाया कि अपना फंक्शन पूरा करने के बाद स्टीम बाहर आ रही है। सो इस पर्पज़ के लिए मीन्स ये जो मैंने आपको बताया कि स्टीम जेट सिस्टम विच इज़ यूज फॉर कैरिंग द ऐश, इस पर्पज़ के लिए स्टीम या तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि टरबाइन में से बीच में से कहीं भी थोड़ी सी स्टीम ब्लेड कर सकते हैं, वी कैन ब्लीड द सम क्वांटिटी ऑफ स्टीम फ्रॉम द टरबाइन इटसेल्फ, बट ऑलवेज इट इज़ नॉट पॉसिबल, या इसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता है। अगर ऑलवेज इट इज़ नॉट पॉसिबल और सम अल्टरनेटिव इज़ देयर, सो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो स्टीम आ रही है, ये फाइनल, इस स्टीम को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। यस, इससे थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो सकती है, जब आप स्टीम को यहाँ से ब्लेड कर रहे हैं इससे थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो सकती है, लेकिन एफिशिएंसी कम बहुत ज़्यादा पर एफिशिएंसी पर डिफरेंस नहीं आता है, बट इससे क्या होगा कि इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। सो अगर मैं एडवांटेज की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर स्पेस रिक्वायरमेंट कम है। क्यों स्पेस रिक्वायरमेंट कम है, देखिए आपको जो मैंने सिस्टम बताए थे, देखिए ये सिस्टम देखिए सारे, वापस मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको ये जो सिस्टम बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक ऐश सिस्टम, चाहे इसमें आप लो प्रेशर सिस्टम यूज़ करें चाहे हाई प्रेशर सिस्टम यूज़ करें, दोनों प्रेशर सिस्टम के लिए यू नीड सम वाटर, और उस वाटर को अंडर प्रेशर, लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, आपको अंडर प्रेशर सप्लाई करना पड़ेगा। सो यू नीड ए ब्लोअर, यू नीड ए पंप, ठीक है। और उस वाटर को जब आप रीसर्कुलेट यूज़ करना चाहेंगे तो आपको फ़िल्टर करना है उस वाटर को। फ़िल्टर करने के लिए और क्लीन करने के लिए यू नीड सम स्पेस, यू नीड सम इक्विपमेंट्स, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूमेटिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम, न्यूमेटिक ऐश हैंडलिंग सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, यू नीड ए कंप्रेसर और यू नीड ए ब्लोअर, कंप्रेस एयर आपको चाहिए, ठीक है। अगर मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम आपको यूज़ करने हैं तो मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया
कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर वेरियस कन्वेयर्स चाहिए। जैसे ये एक बेल्ट कन्वेयर मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे कन्वेयर्स के बारे में बताया है। बकेट कन्वेयर हम यूज़ कर सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू कन्वेयर हम यूज़ कर सकते हैं। सबके अलग अलग लिमिटेशंस हैं, एडवांटेज हैं, ड्रॉबैक हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सुटेबल कंडीशंस वी कैन यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम्स, राइट। सो बट कोई भी अगर आप एश हैंडलिंग सिस्टम यूज़ करते हो, इट कंज्यूम स्पेस, इट कंज्यूम सम कॉस्ट, ठीक है। सो विच इज़ नॉट इन केस ऑफ स्टीम। स्टीम के केस में क्यों नहीं है वो, क्योंकि स्टीम आप अलग से कहीं जनरेट नहीं कर रहे हो। स्टीम आपने टरबाइन के लिए पावर जनरेशन के लिए जनरेट की, उसी में से थोड़ी सी स्टीम को हमने ब्लेड कर लिया, या उसकी जो एग्जॉस्ट स्टीम है विच इज़ गोइंग फॉर कंडेंसेशन पर्पज, उस स्टीम को हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नीचे सेकंड पॉइंट है लेस कैपिटल कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अदर सिस्टम। और अब लेस कैपिटल कॉस्ट क्यों है देखिए, लेस कैपिटल कॉस्ट का रीज़न ये है कि जब आप कोई भी सिस्टम खरीदते हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम को आप परचेज करते हैं, सो आपको एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपको पंप की रिक्वायरमेंट होगी, और पंप इज़ वेरी कॉस्टली। इसके साथ साथ यू नीड सम फिल्टर अरेंजमेंट वाटर को, क्योंकि वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, और अगर लार्ज क्वांटिटी में आपके पास लेट से यू हैव ए वाटर सोर्स एंड यू कैन यूज़ वाटर इन लार्ज क्वांटिटी एवरी टाइम यू आर यूजिंग फ्रेश वाटर, सो उस केस में भी आप वाटर को डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वाटर में काफ़ी सारे एफिलेंट हैं, ऐश की वजह से काफ़ी सारे एफिलेंट आ गए। सो यू नीड एफिलेंट ट्रीटमेंट सिस्टम। सो वाटर को ट्रीट करने के बाद ही आप वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो अट्रैक्ट सम इन्वेस्टमेंट, क्लियर। इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया न्यूमेटिक सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम में आपको बहुत बड़ा फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा, कंप्रेसर यूज़ करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा ब्लोअर यूज़ करना पड़ेगा, इन सब के लिए आपको कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम के लिए। अब मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया कि आप कोई भी कन्वेयर यूज़ करिए, एक तो कन्वेयर के लिए आप यू नीड ए मोटर, कन्वेयर के लिए, ठीक है। तो आपको मोटर को परचेज करना पड़ेगा, और साथ में आपको कुछ सिस्टम यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे बेल्ट कन्वेयर है तो वेरियस रोलर्स, वेरियस सिस्टम्स आर देयर, बकेट कन्वेयर्स आप यूज़ करते हैं, स्क्रू कन्वेयर्स आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे सिस्टम आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और इन सब सिस्टम में क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सो और इस केस में क्या है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टीम सिस्टम की, स्टीम सिस्टम के अंदर सबसे कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खरीदना, बॉयलर इज़ ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, स्टीम विल जनरेट इन द बॉयलर, ठीक है। पाइपलाइन इज़ देयर, पाइपलाइन से क्या होगा, टरबाइन में गैस सप्लाई, स्टीम सप्लाई आप कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू एक्सपेंड इन द स्टीम टरबाइन। यहाँ से थोड़ी सी क्वांटिटी आपने ब्लेड करी है, या जो आफ्टर कंप्लीशन द वर्क, आफ्टर एक्सपेंडिंग इन द टरबाइन जो स्टीम बाहर आ रही है, उस स्टीम को आपने यूज़ किया है, ठीक है, केवल वो स्टीम आपने यूज़ करी है। सो आपने क्या किया, एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च नहीं किया। यस, थोड़ा सा एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ सकता है, एफिशिएंसी में भी डाउन बाई 1% और लेस देन 1%, इतना डिफरेंस आ सकता है, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होगी, कैपिटल की कॉस्ट कम होगी इन अदर सिस्टम। बट अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ, डियर फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका नॉइसी इन ऑपरेशन। जैसे आपने देखा कि भाई कंप्रेसर हमने यूज़ किया न्यूमेटिक एयर सिस्टम में, या ब्लोअर यूज़ किया, तो दैट इज़ नॉइसी ऑपरेशन। सो हियर जो स्टीम को ब्लीड करते हैं और स्टीम को फिर हम सप्लाई करते हैं जिससे कि वो ऐश को कैरी कर सके, सो इट क्रिएट सम नॉइज़, सो इट इज़ ए नॉइसी सिस्टम, ठीक है। इसलिए इस जहाँ पर नॉइज़ का प्रॉब्लम होती है वहाँ इस सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ क्या है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर आप कंटिन्यूस ऑपरेशन करते हैं, तो इस सिस्टम की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि 7 टन पर आवर से ज़्यादा स्टीम को आप सप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी ऐश को कैरी नहीं कर सकते 7 टन पर आवर से ज़्यादा। अब क्यों नहीं कर सकते, क्या लिमिटेशन है? अब देखिए लिमिटेशन क्या है आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ऐश को सप्लाई करना चाहेंगे उतनी ज़्यादा स्टीम आपको यहाँ से चाहिए, उतनी ज़्यादा स्टीम चाहिए। अब अगर आपने ज़्यादा स्टीम यहाँ से ले ली तो एक्सपेंड क्या करेंगे, पावर जनरेशन किससे करेंगे, क्लियर। बिकॉज अवर प्राइम पर्पज़ क्या है, हमारा प्राइम पर्पज़ यहाँ पर है पावर जनरेशन। मैंने इसलिए साथ में पहले ही जनरेटर बना दिया।
हमारा प्राइम पर्पस क्या है? पावर जनरेशन। हमारा प्राइम पर्पस यहाँ पर ये नहीं है कि इस स्टीम से हम ऐश को कैरी करें। ध्यान रखिए, हमारा प्राइम पर्पस क्या है? पावर जनरेशन। सो वी कैन नॉट मेक कॉम्प्रोमाइज ऑन द पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मस्ट बी कंटिन्यू। मैंने कहा ना, थोड़ा सा कम हम बियर कर सकते हैं कि 2-4 किलोवाट कम जनरेट हो जाए, वो हम बियर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बियर नहीं कर सकते कि वो हाफ पावर जनरेशन हो, 50% या 60%, वो बियर नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ से स्टीम की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ब्लीड नहीं कर सकते। अब अगर हम स्टीम की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ब्लीड नहीं कर सकते तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ गई है कि हम बहुत ज़्यादा ऐश को भी इससे नहीं लेकर के जा सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि देखो, दिस सिस्टम नेसेसिटेट कंटिन्यूस ऑपरेशन सिंस इट्स कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 7 टन पर आवर, कि 1 घंटे में केवल 7 टन तक ही मैक्सिमम ये लेकर के जा सकता है। अगर इसे ज़्यादा लेकर के जानी है तो यू हैव टू गो फॉर सम अदर सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, नहीं है डाउट। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ एक बॉयलर के लिए। अगर आपके नंबर ऑफ बॉयलर्स हैं और नंबर ऑफ बॉयलर से नंबर ऑफ टर्बाइंस आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो हर बॉयलर के लिए 7 टन पर आवर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपकी फ्यूल ऐश जनरेट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको सम अल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो है इस ऐश का यूज़ क्या करते हैं। ऐश तो इतनी सारी जनरेट हो रही है, इस ऐश का यूज़ क्या करते हैं हम? As per the guidelines of the government, ash is used in production of Portland cement। जो सीमेंट आप देखते हैं उस सीमेंट में काफ़ी सारा पोर्शन ऐश का होता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एसिडिक सॉइल। राइट, तीसरा इसका जो यूज़ है, ऐश इज़ यूज्ड टू मेक सेल्यूलर लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, चौथा इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर कास्ट इन सिटू और फ्लाई ऐश वाला। आज आप देख रहे हैं जगह जगह मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं। मेट्रो स्टेशंस की जो वॉल बनाने में एक लगभग ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की एक ब्रिक यूज़ होती है, दैट ब्रिक इज मेक विद द हेल्प ऑफ दिस ऐश। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका ध्यान रखिए, ऐश का इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सब मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, दे आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऐश। और मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम के लिए अप टू 23% एल्यूमिनियम यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है। सो ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐश को ऐसे नहीं फेंक देते। इस ऐश को हम पहले इसको ट्रीट करते हैं, इसमें से मेटल्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको यूज़ कहीं और यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।